Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास इस पेपर के अंतर्गत जो है हम लोग आज जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने साइमन कमीशन के बारे में देखा था और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी के बाद फिर नेहरू रिपोर्ट जो है पेश किया गया था और नेहरू रिपोर्ट में ही फिर 14 सूत्री जो है जो जिन्ना का प्रोग्राम था उसको भी किया गया था। तो हम लोग ये जानेंगे कि संवैधानिक विकास में नेहरू रिपोर्ट या जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी मैंने पिछले क्लास में उस पर चर्चा की थी आपसे और उसी के बाद चूँकि यह जो है रिपोर्ट जो है एक तरह से आया और साइमन कमीशन जो है भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भारत उसको भेजा गया था यहाँ क्या जायज़ा लेने के लिए और फिर किंतु भारतीयों के द्वारा उसका मुख्यतः जो है विरोध किया गया था और उस विरोध करने का जो कारण था वो मैंने बताया था आपको कि चूँकि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था तो ये सबसे पहला प्रमुख कारण था उसका विरोध करने का। और भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे जो प्रदर्शन थे को दृष्टिगत रखते हुए जो भारत के लॉर्ड ब्रैकनहैंड ने भारतीयों को एक तरह से चुनौती दी थी क्योंकि यहाँ पे दंगे हो रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो उसी समय जो है जो सचिव था भारत सचिव लॉर्ड ब्रैकनहैंड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे अपने लिए एक नए संविधान को बनाकर दिखाएं, तैयार करें, अगर उनमें क्षमता है तो चैलेंज किया था और चैलेंज जो किया था और वैसा संविधान बनाए जो सर्वमान्य हो। क्योंकि इसमें जो था साइमन कमीशन में सांप्रदायिकता के आधार पर किसी चीज़ पर ये नहीं दिया गया था, जो प्रॉब्लम्स थे उस पर नहीं बोला गया था। तो इसलिए उनके द्वारा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को एक तरह से खुलेआम चुनौती दी गई थी कि अगर आप में दम है तो आप अपने बलबूते पर भारत के लिए संविधान बना कर दिखाएं। और भारतीयों ने जो भारत सचिव की जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया और कांग्रेस ने दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन जो है 28 फरवरी 1928 को बुलाया और इसमें लगभग 29 राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया। जो भारतीय राजनीतिक संगठन थे उस समय के, उन दलों ने भाग लिया और सभी दलों ने इस सम्मेलन में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घोषणा की कि वे सरकार के साथ समझौता वार्ता तभी करेंगे जब उन्हें अधिराज्य देने के लिए आश्वासन दिया जाएगा। और इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात को नहीं कहा गया था बल्कि इसे अधिराज्य बनाने की बात की गई थी। और इस सर्वदलीय सम्मेलन की एक बैठक कुछ माह के उपरांत 19 मई 1928 में बम्बई में पुनः हुई और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी थे और भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। पंडित मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त इस समिति में 9 अन्य सदस्य थे जिनमें सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, प्रधान, जयकर, NM जोशी, मंगल सिंह और अंडे थे। ये 9 लोग इस समिति में थे जो संविधान बनाने की जिनको जिम्मा दिया गया था, जो समिति जो एक गठन की गई थी।
और इस समिति को जुलाई 1928 से पहले ही यह कार्य जो है पूरा कर लेना था। और पंडित नेहरू क्योंकि इस सदस्य की अध्यक्षता कर रहे थे, इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, अतः इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि इस प्रकार एक ही समय में दो समितियाँ भारत के संविधान के निर्माण में लगी हुई थी। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने जुलाई 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, जिसमें पहला जो है, रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, बल्कि अधिराज्य डोमिनियन स्टेट को भविष्य की नहीं अपितु तत्कालिक आवश्यकता को बताया गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इसमें हुआ था कि भावी भारत में संघ फेडरेशन की व्यवस्था की अपेक्षा की गई थी तथा प्रांतों की स्वायत्तता पर विशेष जोर दिया गया था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात नेहरू रिपोर्ट में थी वह थी कि मुसलमान संप्रदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए बम्बई प्रांत से सिंध को अलग किया गया तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के समान माना गया। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी इस रिपोर्ट में कि संयुक्त चुनाव पद्धति लागू करने और सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करना प्रस्तावित किया गया था इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो बात कही गई कि सरकार की समस्त शक्तियां जो हैं वो संसद में निहित की गई और संसद का निर्माण सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाना था। और 500 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव बालिक व्यक्तियों के द्वारा होना था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई। यह भी कहा गया कि भारत में कोई राजधर्म नहीं होगा। यहाँ पे इसको सेकुलर घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष बोला गया। यहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होगा, ये बातें कही गई। अगली जो महत्वपूर्ण बात नेहरू रिपोर्ट में की गई कि भारत की कार्यकारिणी शक्ति इंग्लैंड के सम्राट के पास होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में करेंगे। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक प्रधानमंत्री और 6 अन्य मंत्रियों के प्रावधान की भी बात जो है नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत रखी गई थी। अगली जो बात रखी गई थी कि भारतीय सेना के विषय के निर्णयों के लिए एक प्रतिरक्षा समिति बनाने की सिफारिश की गई थी। और सैनिक विशेषज्ञ जिसके सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायुसेना, जल सेना के सेनापति और 2 सैनिक विशेषज्ञ तथा जनरल स्टाफ के अध्यक्ष होंगे, इसकी भी बात इसमें प्रस्ताव रखा गया था नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। अगली जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि भारतीय रियासतों के विषय में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अधिराज्य प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार के रियासतों पर वही अधिकार रहेंगे जो इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करने के समय उनको प्राप्त थे। वो जस के तस वो अधिकार रहेंगे, मतलब वो अपनी स्वेच्छा से जिसके साथ मिलना चाहें जा सकते हैं। और जो भी अधिकार उससे पहले जो थे कानून में, उसी के आधार पे वो अपना इसका संचालन कर सकते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत कही गई। अब हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक विशेष महत्व है। और यह भी उल्लेखनीय है कि जहां
साइमन कमीशन ने भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में 2 वर्ष का समय लगाया, वहीं मोतीलाल नेहरू और उनके साथियों के द्वारा यह कार्य मात्र 2 महीने में किया गया। और इसके अतिरिक्त साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर अपनी जटिलता के कारण अधिक प्रभावशाली न हुई, वहीं नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के संविधान की पूर्वगामी प्रमाणित हुई। बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, भारत के जो संविधान बना उसके पूर्वगामी के रूप में इसको देखा गया। और इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहकर भी इसको ब्लूप्रिंट भी कहा है। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संप्रदायों के थे तथा सभी के प्रयत्नों और विचारों की एक रूपता को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया था, किंतु न केवल अंग्रेज सरकार ने बल्कि अनेक दलों और संप्रदायों के द्वारा इसका स्वागत न किया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस के युवा सदस्यों, जिसमें पंडित नेहरू भी थे, ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और खुद मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें जो है डोमिनेंट स्टेट की बात की गई थी, लेकिन लोग जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। और इस रिपोर्ट के विरोध किए जाने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना का द्वारा उस सर्वदलीय सम्मेलन में भाग न लेना भी था, जिसमें इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। और गांधी जी उस समय सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले रहे थे तथा जिन्ना ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पारस्परिक गठबंधन आवश्यक था। किंतु जिन्ना के द्वारा इस रिपोर्ट को यथावत स्वीकार न करने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है वो मतभेद उत्पन्न हो गया और इस तरह से यह जो रिपोर्ट था पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। और इसके असफलता के कुछ कारण थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए उसमें कुछ संशोधन की मांग रखी, उसका आग्रह किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है 14 सूत्री जो उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसको प्रस्तुत की। और उन 14 सूत्री मांगों में जो थी उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। इन 14 सूत्री मांगों में जो पहली मांग रखी गई थी वह था कि भारत के भावी संविधान का रूप जो है वो संघीय हो और इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रांतों को दिए जाने की बात मांग की गई थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग की गई थी कि सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। जितने भी यहाँ के स्टेट थे, प्रोविंसेस हैं, उन सभी को जो है स्वायत्तता देने की बात की गई थी और समान रूप से स्वायत्तता देने की बात की गई थी। तीसरी जो मांग इस 14 सूत्री कार्यक्रम में था कि सभी प्रांतों की विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। चौथी जो मांग थी कि केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को 1/3 जो है प्रतिनिधित्व की मांग इसमें की गई थी। पांचवी जो मांग की गई थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति हो, मतलब उसके फेवर में थे वो। छठी जो बात कही गई थी कि किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन के समय मुसलमानों के बहुमत वाले कोई भी प्रभाव नहीं होने चाहिए, मुसलमानों के बहुमत पर कोई भी प्रभाव नहीं होने चाहिए जब विभाजन हो तो। नेक्स्ट, सभी संप्रदायों को धर्म, उपासना, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आठवां जो मांग रखा गया था कि किसी भी विधानसभा में ऐसे विधेयक पारित न किए जाएं जिसका किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्य जो हैं उसके विपक्ष में हो, तो ऐसे कोई भी विधेयक को पारित ना किया जाए। नेक्स्ट, सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक करने की बात की गई थी, जो नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी।
10वां जो बात बोला गया था कि सभी नौकरियों में योग्यता के अनुसार मुसलमानों के उचित भाग उसको दिया जाए, उनका सीट रिजर्व किया जाए, उचित भाग दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। 11वां जो मांग रखा गया था वो था कि अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के सुधार किए जाएं, वहीं मुस्लिम बहुल वाले उत्तर सीमा प्रांत में भी वही बलूचिस्तान में भी वही जो चेंजेस जो है वो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, मुसलमानों की धार्मिक संस्थानों और संस्कृति के उचित संरक्षण प्रदान करने की बात भी इस 14 सूत्री कार्यक्रम में रखा गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 जो है मंत्री जो है मुसलमान हो, ऐसा भी मांग जो है इस 14 सूत्री मांग में रखा गया। और अंतिम 14वां जो मांग रखा गया था वह था कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संविधान में तभी परिवर्तन किए जाएं जब भारतीय संघ की सभी इकाइयाँ जो हैं उसे अनुमोदित कर दें। तो ये बातें जो हैं भी उसमें कही गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट जो आपका 14 सूत्री जो कार्यक्रम था, जो संशोधन की मांग जो उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नेहरू रिपोर्ट में चाहते थे, मांग की थी, उससे संबंधित था। जिन्ना की जिन शर्तों से मुस्लिम लीग का कांग्रेस से सदैव के लिए मतभेद जो था वो उत्पन्न हो गया था, इन सभी मांगों को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इस शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और सप्रू आदि कुछ लोग जो थे ने जिन्ना की शर्तों को उचित ठहराया, परंतु जयकर जैसे नेताओं ने इसका घोर विरोध किया और मौलाना मोहम्मद अली ने इस अवसर पे कहा कि हम लोगों मुसलमानों और उन लोगों कांग्रेसियों में अब ऐसे दरार उत्पन्न हो गई हैं कि जिनको पाटना बहुत मुश्किल है या आसान नहीं है। और इस प्रकार उत्पन्न हुए मतभेदों का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और साइमन कमीशन के कार्यों को भी आसान कर दिया और भारतीयों ने उन्हें यह कहने का सुअवसर दे दिया कि भारत स्वराज प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही लड़ाई हो रही थी। कांग्रेस और जो आपके जो मुस्लिम लीग थी उसी का जो एक भाग था जो अलग हो चुका था और वहाँ पे जो है वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, डिमांड्स को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो यह एक तरह से अंग्रेजों को मौका दे दिया गया कि वह जो है डिवाइड एंड रूल जो वो तो पहले ही 19 में ही ला चुके थे सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति के आधार पे, और वह जो है उसको आग मिलती रही और जो ये विभाजन जो हुआ इसी का परिणाम स्वरूप था। अंग्रेजी सरकार ने भी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके विचार में यह जो था अति प्रगतिवादी था। और इसके अतिरिक्त जैसा कि भारत सचिव ब्रेकन हैंड ने कहा था कि भारतीय इस रिपोर्ट के द्वारा ऐसे संविधान की रूपरेखा तैयार न कर सके जो सर्वमान्य है होती, अतः सरकार को इसे स्वीकार करने का दृढ़ आधार मिल गया। इस प्रकार इस रिपोर्ट जो कि धार्मिक एवं राष्ट्रीय विचारों से परिपूर्ण थी, राष्ट्रीय राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ थी, विभिन्न दलों के निहित स्वार्थों के कारण असफल हो गई। और नेहरू रिपोर्ट को डॉक्टर जकारिया ने बुद्धिमत्ता एवं राजनीतिज्ञता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है वो कहा है। और जी.आर. प्रधान ने भी नेहरू रिपोर्ट के विषय में लिखा है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट सांप्रदायिकता की भावना को मिटाने का एक स्पष्ट जो है प्रयत्न किया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे मतभेद काफ़ी बढ़ चुके थे, उसको स्वीकार नहीं किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, या यूँ कहें कि वैसे लोगों को का समर्थन नहीं मिल पाया, और जिसके कारण जो है 1935 का जो अधिनियम बना उसमें भी आपने देखा कि निर्वाचन जो पद्धतियाँ थीं उसको सेम ही रखा गया। और लास्ट में जब हमारा देश जब भारत शासन अधिनियम, भारत छोड़ो जो अधिनियम का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो उसमें भी माउंटबेटन ने यही देखा
कि यहाँ पे जो है सहमति नहीं है, अतः एक देश नहीं बन सकता और उसको दो भाग में विभाजन करना ही उचित समझा। तो इसके कारण जो है आज जो है जो भारत जो था उस समय, उसका एक भाग और पाकिस्तान बनाया गया और इस तरह से इस मतभेदों को दूर करने का प्रयास जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो इस तरह हम लोग देखें तो नेहरू रिपोर्ट जो था वो काफ़ी एक सुलझा हुआ रिपोर्ट था। उसमें कोशिश की गई थी कि जो भी सांप्रदायिक जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उसको कम किया जा सके। जो मतभेद उत्पन्न हो चुका है कांग्रेस में और जो अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गया है, उसको एक तरह से एकजुट किया जा सके, क्योंकि आज़ादी का समय था और अंग्रेज जो है बार बार इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर हमें स्वायत्तता देने में विलंब कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जो है एक प्रयास किया गया था। और बागे के अधिनियम में आप देखेंगे कि जब 1935 का अधिनियम बना तो उनमें चाहे वो नेहरू रिपोर्ट हो या चाहे जिन्ना के कार्यक्रम हो, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें शामिल किया गया है। और बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसमें भी इन दोनों को शामिल किया गया है। इसलिए इन दोनों का जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे संविधान के निर्माण में रहा है। भले ही वो उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में उस समय उतना सफल ना रहा हो, लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो संविधान को बनाने में जो है इन दोनों की इम्पोर्टेंट रोल रही थी। तो ये था हमारा नेहरू रिपोर्ट। आई थिंक आपको समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें, क्लिक कर दें उस पर, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आपको मिल जाए। आपको चूँकि यूजी पीजी से रिलेटेड वीडियोस कम है और हम लोग जो है इसके ही माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक जो सिचुएशन है इसमें, तो वैसे सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारे एनपीयू नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के हों या झारखंड के किसी भी जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी के हों, कोलाहन के हों, सिद्धू कानू के हों, श्यामा प्रसाद के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, ऑलमोस्ट कोर्सेज सब जगह सेम है। तो उसके भी जो यूजी के बच्चे हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।